राम मंदिर का इन्होंने राम मंदिर को एक धर्म से जोड़ दिया, जबकि वो एक आस्था का मुद्दा था और एक हमारे राष्ट्र का मुद्दा था। उसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए था, जो कि 700-600 साल से पहले वो राम जन्मभूमि थी, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया, तो वहाँ पर इन्होंने बिल्कुल कि हम वहाँ नहीं जाएंगे वो करके वो एक मुद्दा जो है कि उस पब्लिक को कॉन्सेंस को छू गया है। इनकी टोटल फेलियर है। इकोनॉमिक पॉलिसी ले लो, कुछ भी ले लो, कश्मीर का मुद्दा ले लो, हर चीज़ में ये बैकफुट पर है। एक होता है ना, एक फॉरवर्ड फुटिंग होती है, आपको जब क्रिकेट खेल लो आपको अटैक मोड में रहना पड़ता है कई मुद्दों पर। ये हर जगह डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। यानी 370 पर भी इनका जो एटीट्यूड था वो गलत था। 370 में भी इनका जो मुद्दा था बैकफुट से, ये तो सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील खड़े कर रखे थे अगेंस्ट में। ये मैं तो खुद एडवोकेट हूँ ना, आई एम ए लॉयर। तो ये रीजन। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, आप बहुत गहराई से समझ रहे हैं चीजों को, मुझे लगता है। गहराई से समझ गया। दूसरी चीज ये है कि इनके पास थिंक टैंक वाले लोग नहीं है अच्छे, जो कि इनको सही ढंग से इनको फीड कर सके सही चीजें कि क्या पब्लिक का नब्ज है और क्या चीज कैसे करनी चाहिए। है तो दिग्विजय सिंह है। नहीं, सब वो बिल्कुल आउट हो रहे हैं इनकी। वो 83 के प्लेयर है, इस टाइम 2020 के। नहीं, बात 2020 नहीं, अब तो बहुत ही फास्ट और एक और मेहनत के लिए बंदा चाहिए। अब वो क्या कहते हैं ना, मतलब मोदी से फिर टक्कर ले पाएंगे ये लोग। अब ऐसा है ना कि यही अपने आप में दिखाता है कि एक आदमी से टक्कर लेने के लिए सारे इकट्ठा हो गए, तो यही दिखाता है कि वो कितना पावरफुल आदमी है। फिर भी नहीं कर पा रहे। अब ये टूटे हुए हैं। इंडिया में क्या गठबंधन, कोई उधर जा रहा है सीट से। आज अखिलेश के साथ गठबंधन हो गया। वो गठबंधन पता नहीं कब तक चलेगा, आई एम नॉट श्योर। नहीं, 17 सीटें दे दी है कांग्रेस को यूपी में। अरे बहुत ज्यादा मिलेगी, 17 सीटें दे दी। अरे भाई कमाल है, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। नहीं, 17 सीटें, नॉट 70, 17 सीटें। ठीक है, 17 सीटें भी देखो, चलो अच्छा है कांग्रेस के लिए। पुराने जो उनके बड़े नेता हैं और नेताओं के जो सेकंड लेयर के जो नेता हैं, ये बीच में ऐसी बातें बोल देते हैं इनके, जो वो मैं डिबेट भी सुनता रहता हूँ, टीवी डिबेट्स, और मैं हमेशा देखता रहता हूँ बयान उनके। बयान या उनका टीवी में डिबेट। ऐसा लगता है कि देखो, मोदी का विरोध करना है, ठीक है ना, पॉलिटिकली आप किसी आइडियोलॉजी से अगेंस्ट हो सकते हो, एंड वी शुड एग्री टू डिसएग्री। किसी भी एक पॉलिटिकल मुद्दे पे हमारी आप में डिफरेंसेस हो सकते हैं, बस उस डिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि आप राष्ट्रीय विरोध में खड़े हो जाओ। तो इनके कई मुद्दों पे तो ऐसा लगता है कि ये मोदी के विरोध में करके लगता है ये भारत का विरोध कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको राम मंदिर वाला भी एक मुद्दा है, बालाकोट की स्ट्राइक हुई, तो उसमें ये स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई, पेड़ गिरा दिए, ये गिरा दिए, क्या आप तो बिल्कुल वही की भाषा बोल रहे हो। कई जगह पर 370 वाली मुद्दा है, आप कहीं ना कहीं यू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान समटाइम्स, मेनी टाइम्स। वो चीज साफ दिख रहा है। और पहले नहीं पता लगता था, जब ये मीडिया नहीं था। ये मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब मेरा स्कूल टाइम था 80s और 90s में, तब मीडिया इतना, तब वी वर डिपेंडेंट ऑन टीवी भी क्या, दूरदर्शन था, इलेक्ट्रिक मीडिया नहीं था, न्यूज़पेपर था। तो इतना 89-90 में इतना बड़ा कांड हो गया कश्मीर में, मुझे नहीं पता लगा मेरे स्कूल टाइम में था। आज कश्मीरी पंडित निकाले गए। हाँ, कश्मीरी पंडित निकाले गए। उसमें उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा हो गया। सबसे बड़ी 2008 में जो सबसे बड़ा जो मुंबई का अटैक हुआ था, वो तो वो ऐसी सिचुएशन थी कि अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता, ठीक है ना, आर्मी वाज, आवर डिफेंस फोर्सेस वर रेडी टू टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन, ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल विल ये कुछ नहीं कर पाए। और उसका बड़ा झंडा पॉलिटिकल विल, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल अगर मोदी में दिखी तो वो कम से कम दिखना चाहिए था। वो दिख भी नहीं रहा है। हमने खंडन कर दिया, हम इसका खंडन करते हैं, हम ये करते हैं, इससे क्या होगा। सही कह रहे हैं, खंडन करते रहे, तो खंडन नहीं करते रहे। केवल ये कहते थे हम इसकी कड़े, जो आतंकवादी मारते थे ना हमारे सैनिकों पर हमला करते थे, हमारे नागरिकों पर हमला करते थे और बम विस्फोट करते थे यहाँ, और भारत में बम विस्फोट करके मारते थे, केवल ये कहते थे कि हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और शब्द कहते थे क्या, बस और क्या कहते थे। जब भारत का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी यासीन मलिक को अपने यहाँ पर बुलाता वो प्रधानमंत्री ऑफिस में, इससे बड़े और क्या कहोगे। जो ये कह रहा कि मैंने 4 एयरफोर्स कर्मियों की हत्या की है, भारत के 4 वायु सैनिकों की हत्या की है, फिर भी उसे सम्मान के साथ में प्रधानमंत्री ऑफिस में बुलाया जाता है। और सुनो, बिट्टा कराटे, सुनो एक मिनट, बिट्टा कराटे कहता है कि मैंने 20 लोगों की हत्या की, तब भी कांग्रेस उसे अपने ऑफिस में सम्मान के साथ बुलाती है। तो ये क्या कार्य करते, क्या उस समय इतना था नहीं, आज सब पता है। और भारत के पढ़े लिखे सबको पता है कि कांग्रेस
कांग्रेस ने इस देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी की, इस देश को तबाह करने के अलावा कांग्रेस ने कोई लेकिन अब तो राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहे, उन्हें तो समझ ही ना है। वो तो उन देशद्रोहियों के साथ भी जाते हैं जो जेएनयू में नारे लगाते हैं कि भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, भारत तेरे टुकड़े होंगे कई हजार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कितने अफजल मारोगे जब घर घर अफजल पैदा होंगे। उन देशद्रोहियों को, उन राष्ट्र गद्दारों को सपोर्ट करने के लिए जब राहुल गांधी उन्हें चले जाते हैं जेएनयू में, तो आप उनसे भारत का प्रधानमंत्री अगर वो बन भी गए तो इस देश को कह देंगे कि जाओ इस भारत को बांट लो, चीन बांट लो, इसमें से कुछ पाकिस्तान हिस्सा ले लो, कुछ बांग्लादेश ले लो, इस देश को तबाह करने के अलावा और कोई। और आप बोरिया बिस्तर बांध के इटली भाग जाएंगे। तो हम क्या विश्वास करें ऐसे व्यक्ति पर, राहुल गांधी पर? वो क्या मेहनत क्या करें, ऐसा क्या करना चाहिए राहुल गांधी को जो पीएम बन जाए? वो है ही नहीं, उनमें 1% भी पीएम बनने का दिमाग नहीं है, कोई माइंड नहीं है उनके अंदर, 1% भी नहीं। 100 में से 1% भी नंबर नहीं दूंगा मैं कि उनमें 1% भी प्रधानमंत्री बनने का कोई भी लक्षण है जी। तो नहीं लगता किसी कीमत पर नहीं, जिसमें 1% लक्षण नहीं है पीएम बनने का, वो कहाँ से पीएम जो है बन पाएगा? बताओ आप मुझे। जो राष्ट्रद्रोहियों को सपोर्ट करता हो, इस देश की बदनामी इंग्लैंड में करता हो, तो हम उसे जो है भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे? बताओ आप। जो भारत की बदनामी करता हो विदेशों में, भारत के साथ गद्दारी की बात करता हो, क्या हम उसे भारत का प्रधानमंत्री बना देंगे? राहुल गांधी गद्दारी कर रहा है देश के लिए, देश के साथ गद्दारी कर रहा है। भाई क्यों पीछे लग रहा राहुल गांधी के? मेरे क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि जब वो जेएनयू में जाता है, मैंने पहले भी रिपीट किया, इनके सामने भी रिपीट करता हूँ, जेएनयू में जाकर के उन राष्ट्रद्रोही जो अपने को विद्यार्थी कहते थे जेएनयू के, उनको कहता था कि भारत देशद्रोहियों से क्यों मिलता है जब से ये? वो शरीफ आदमी, पढ़ा लिखा है, एजुकेशन उसके पास। मोदी जी भी तो शरीफ है, सबसे अनपढ़ मोदी जी तो। 1 मिनट, वो 11वीं मत ना, ये अब उत्तर लेके जाओ। सेंट स्टीफन कॉलेज का प्रथम वर्ष का फेलियर, हिंदी में फेल, आप पूछ ले, हिंदी में फेल हो गए थे राहुल गांधी जी। सेंट स्टीफन कॉलेज के फेलियर हैं वो। और उन्हें बता मैं क्या वहाँ से पढ़ के आया, लंदन से पढ़ के आया, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, तो उनमें से है ही नहीं कोई बुद्धि, तो उन्हें कौन बनाएगा भारत का प्राइम मिनिस्टर? ये बता तो रहे थे, ये ऐसे ही बना सकते हैं, जो है ड्रिंक करके वो कर सकते हैं। बताऊं अब टाइम लो। आर्टिकल 28 बनाया नेहरू ने 1952 में। उन्होंने ये बताया कि एक तरफ तो हिंदुओं से जो उनके स्कूल हैं उनमें धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार छीन लिया गया, और आर्टिकल 30 में उन्हीं माइनॉरिटी के नाम पर उन्हें अधिकार दे दिया गया कि आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हो। पहले तो ये किया। आर्टिकल 38 पे आ जाओ, जो पाप किया कांग्रेस ने ये कहा कि जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं या मठ हैं उन पर जो है का भारत सरकार ने कब्जा कर लिया, जो पैसा आएगा वो जो है भारत सरकार के कब्जे में चला गया। और उसके बाद में 1991 का वक्फ बोर्ड अधिनियम बना दिया। वो जो 40,000 मंदिर तोड़े गए थे उन्हें उन हमलावरों का, जो मुगल शासक थे या उससे मुगल गुलाम वंश के शासक थे, और जितने भी इल्तुतमिश जैसे जितने भी आए यहाँ पर लुटेरे, उन लुटेरों ने इस देश की सभ्यता संस्कृति को नष्ट किया, इस देश को लूटा। उन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त कांग्रेस ने कर दी कि 1991 के जो वर्शिप एक्ट है उसके बाद आप इसमें औरों में छेड़खानी नहीं कर सकते, केवल राम मंदिर को छोड़ के। 1992 में उन्होंने माइनॉरिटी एक्ट बना दिया। माइनॉरिटी एक्ट में क्या काम किया कांग्रेस ने कि जितने भी हमारे अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के नाम पर हमारे जो हिंदू भाई थे, हमारे सनातनियों के साथ थे, जो सिख थे, जो जैन थे, और जो हमारे जितने भी ये बौद्ध थे, उनको भी इन्होंने माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया। ऊपर से इन्होंने 700 करोड़ रुपया जो हज के लिए जाते थे, वो 700 करोड़ इस भारत सरकार के जो टैक्स की कमाई का पैसा था, उन्हें 700 करोड़ रुपया उन्हें लुटा दिया गया। सनातनियों को एक भी, वो अपनी यात्रा जाते थे कहीं धार्मिक के लिए, उन्हें एक पैसा भी नहीं दिया। फिर इसके बाद में कांग्रेस का इससे भी मन नहीं भरा। कांग्रेस ने 1995 का वक्फ बोर्ड अधिनियम बना दिया। आर्टिकल 32 जो इस संविधान की आत्मा है उसका हनन किया। जो आर्टिकल 32 है हमारे
संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उसको भी तहस नहस कर डाला कांग्रेस ने। अगर वक्फ बोर्ड ये कह देता कि ये जमीन जो है का वक्फ की है, तो आप कोर्ट में इसे चैलेंज नहीं दे सकते, जबकि हर कानून को और जो भी सरकार बनाती है या कोई भी है, अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। परंतु कांग्रेस ने हमें इस संविधान की आत्मा का हनन करके आर्टिकल 32 के अनुसार भी हमें जाने से रोक दिया गया। अब सुनो, और एक कांग्रेस ने माइनॉरिटी के नाम से इस देश की 123 संपत्तियों को हमसे छीन लिया गया। आई ना समझ में? तो कांग्रेस के पाप तो इतने हैं, मैं आपको गिनाऊं तो गिनते गिनते भी कम हो जाएंगे। सिवाय देश को तबाही करने के लिए कांग्रेस ने और कोई काम नहीं किया। आपस में समाज को बांटने का काम कांग्रेस ने किया, केवल तोड़ की दुकान लेके चल रहे हैं राहुल गांधी। तो उनके नाना ने इस 62,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दे दी, देश को खंडन कर दिया, धर्म के नाम पर देश का विभाजन किया। मुसलमानों ने कहा कि हमारा धर्म, हमारा रहन सहन, हमारा खान पीन क्योंकि हिंदुओं से भिन्न है, हम हिंदुओं के साथ एक मिनट भी नहीं रह सकते, हमें अपना राज्य अलग चाहिए, और उन्हें दे भी दिया गया। फिर कांग्रेस ने एक महापाप किया, उनको इनका हिस्सा देने के बाद भी, अच्छा इलाका देने के बाद भी मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ देश में रोक लिया गया। वो तो फिर तो वही है ना, वही तो गद्दारी है कि हिस्सा दे दो और फिर दोबारा करा जाओ। तो ये गद्दारी है देश के साथ। कांग्रेस तो ने ये थी गद्दारी जनता की। की राय। कांग्रेस के नेताओं को भी समझना चाहिए कि अगर उनसे गलती हुई हो तो उनको कैसे सुधारा जाए, ताकि भविष्य में कांग्रेस फिर से सत्ता में आ सके। आप तो हम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।